नमस्कार साथियों। आज हम लोग रिवीजन सीरीज में विश्व के भूगोल के बारे में एक संक्षिप्त और एक ऐसी जानकारी को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं थोड़ी सी होती है कि वहां से भी कुछ प्रश्न, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने भारत के भूगोल से संबंधित ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। तो ठीक इसी तरह से विश्व के भूगोल से भी कुछ प्रश्न हम लोगों को आते हैं। अब अगर देखो, विश्व का भूगोल का यदि हम लोग दायरा को देखें, ये बहुत ही बड़ा दायरा हो जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर के और इसके बाद जितनी भी तरह की बातें हम लोग करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहां से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु हम अपने तैयारी में कुछ ऐसी बातें हैं जहां तक हम लोग को एक तरह से कहा जाए कि कुछ बेसिक आइडियाज तो होना ही चाहिए, जबकि अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई सारी थ्योरियां इसमें दी हुई हैं, कई सारी इसमें परिकल्पनाएं विकसित की गई है। लेकिन जो आज के डेट में सबसे मान्य परिकल्पना है वो कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के निर्माण से संबंधित या ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट परिकल्पना है वो है जिससे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको। तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने याद रखना है कि बिग बैंग किसने दिया था। तो इस तरह के थ्योरी को देने वाले एक वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था लीमैत्रे। ठीक है। तो लीमैत्रे नामक वैज्ञानिक की जो उन्होंने अपनी बातें बताई, उसमें उन्होंने बिग बैंग के थ्योरी के बारे में बताया। बिग बैंग क्या है? तो इसी थ्योरी का संबंध जो है वो किनके साथ में है? तो ये कई सारे इनके साथ में हम लोग वर्ड को जोड़ देते हैं कि इन्हीं का थ्योरी जो है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी कि हमारा ब्रह्मांड वो लालिमा की ओर जा रहा है, उसके संबंध में एडविन हबल ने जो बातें कही वो भी इसी थ्योरी से रिलेटेड है। इसी को हम लोग बोलते हैं विलक्षण बिंदु सिद्धांत के भी संदर्भ में इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी बोला जाता है। ठीक है। यानी जिससे हम लोग बोलते हैं विलक्षण बिंदु सिद्धांत। तो इन सभी का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी से है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर जो हम लोग कहते हैं विलक्षण बिंदु सिद्धांत जो है, इन सभी का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध जो है वह बिग बैंग थ्योरी से है। एक और प्रश्न यहां से आ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी यानी कि ये घटनाएं कब घटी थी? तो ऐसा माना जाता है आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले माना जाता है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे पूछा जा सकता है कि हम लोग अगर देखते हैं तो पृथ्वी और हमारे जो सूरज हैं, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी को हम लोग किस में देखते हैं? तो हम लोग उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। वैसे इनकी दूरी कितनी है? तो 14.9 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लोग 149 मिलियन किलोमीटर के नाम से मिलियन किलोमीटर हम लोग कहते हैं। और इसे ही क्या बोला जाता है? तो इसे ही कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग कई बार देखते कुछ वर्ड यूज किया जाता है, पेरीहिलियन और अपहेलियन। तो पेरीहिलियन या अपहेलियन जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है अपसौर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। और एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उपसौर। तो अपसौर के समय जो होगा, यह दूरी कितना होता है? यानी कि जब अधिक दूरी पर होगा तो ऐसी स्थिति कब होगी?
तो हम इसको बोलते हैं कि यह हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर होता है। और यह स्थिति हमें कब देखने को मिलता है? तो यह मिलता है 4 जुलाई को, ठीक है। और यदि उपसौर बोला जाए तो यह कब होता है? तो यह होता है 147 मिलियन किलोमीटर उस समय अधिकतम दूरी होती है। और यह कब होता है? तो यह हो जाता है हमारे यहां पर 3rd ऑफ जनवरी को होता है। यानी कि 149 मिलियन किलोमीटर जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये एवरेज डिस्टेंस है। और अपसौर जो है यह 152 मिलियन किलोमीटर है, जिससे हम लोग अपहेलियन बोलते हैं। और ये कब होता है? तो 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है? तो ये होता है 147 किलोमीटर और मिलियन किलोमीटर। और ये कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। अब यहां से एक और प्रश्न हम लोग को मिल सकता है। तो वो प्रश्न क्या हो सकते हैं? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि हम लोग ग्रहों का अरेंजमेंट देखें तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? याद रखना है कि 2006 से, यानी 2006 के पहले तक हमारे यहां पर ग्रहों की संख्या 9 थी। लेकिन ग्रहों की संख्या यानी प्लूटो यम ग्रह को हटा करके अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8 हो गई है। इन 8 ग्रहों की यदि हम लोग इनके हिसाब से यानी कि अगर देखें, वर्गीकरण करें, तो सूरज से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा? तो बुध होगा। और सबसे दूर का ग्रह कौन होगा? तो नेपच्यून होगा। यानी कि यह एक तरह का ग्रहों का क्रम है सूरज से दूरी के अनुसार। यदि हम आयतन के अनुसार इनका क्रम देखें, सबसे बड़े से सबसे छोटे, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज थोड़ा हम यहां पर आपको बताते चले कि जब हम लोग ग्रहों का ये क्रम देखते हैं तो बुध से लेकर के और यहां तक के ये जो ग्रह है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है पार्थिव ग्रह बोला जाता है। यानी इसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसे हम लोग टेरेस्टेरियल प्लेनेट कहते हैं। टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स अधिक घनत्व के होते हैं। और यहां से यहां तक के जो प्लैनेट्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इसके बाद जितने ग्रह हैं इसे हम लोग जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रह जो होते हैं अधिक घनत्व वाले, यह ग्रह कम घनत्व वाले होते हैं। तो आयतन के अनुसार अगर फिर हम लोग देखें तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सतह क्षेत्र के अनुसार क्रम के बारे में बात करें तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। इसके अलावा घनत्व के अनुसार देखें तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? तो पृथ्वी का होगा। और सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो यह शनि ग्रह का होगा। और यह इसका पूरा क्रम है। अब एक और चीज यहां पर हम लोग को ध्यान में रखना है कि भूगोल में जब हम लोग पढ़ते तो हमारा अध्ययन तो मेन किस पे हो जाता है? तो हमारा जो अध्ययन हो जाता है वो मुख्य रूप से किसके साथ में होने लग जाता है? तो इस अध्ययन में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन ज्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी दो काम कर रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन का काम भी कर रहा है और साथ साथ में यह हमारे सूरज की परिक्रमा भी करता है। तो जब घूर्णन की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में करता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे नक्षत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। जबकि औसत अगर हम लोग 100 दिवस के देखें तो ये 24 घंटे का होता है। साथ साथ में हम लोग को याद रखना है कि चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है और साथ साथ में यह हमारे पृथ्वी की चक्कर भी काटती है। और इसमें कितना समय लगता है? तो 27.3 पृथ्वी के दिनों के बराबर इससे समय लगता है। अब एक और चीज जो कि हम लोग को याद रखना है कि पृथ्वी में कुछ कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देते हैं, अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं तो याद रखना है इस बात को कि ऊपरी भाग जो पृथ्वी का होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे क्रस्ट कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? तो इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। और ये वाला भाग क्या होता है? तो इसे हम लोग पृथ्वी का कोर या पृथ्वी का क्रोट कहते हैं। सबसे गहराई वाला जो भाग है यानी ये वाला भाग है, इसकी गहराई कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है। और यह भाग जो है यह किसका बना हुआ है? तो इसमें अगर देखें तो इससे हम लोग देखते हैं तो सिलिका और एल्यूमिनियम
यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये से हम लोग बोलते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे आंतरिक भाग को यदि देखें तो निकल और फेरस का बना हुआ, इस वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वह अधिक घनत्व वाले भाग हैं। यानी औसत यदि पृथ्वी का घनत्व यदि पूछा जाए तो कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रह के रूप में ये जाने जाते हैं। अब यहां से यदि देखा जाए तो कुछ कुछ स्तर भी होते हैं जहां से यह एक दो भाग को अलग करता है। जो कॉमन आपसे पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि एक है जिससे हम लोग बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये किसके बीच में, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो एक और डिसकंटिन्यूटी लेयर मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं गुटनबर्ग, और गुटनबर्ग किसके किसके बीच में है, यह मेंटल और कोर के बीच में है। जबकि अगर हम देखें तो इस जगह पर यानी मेंटल ओवर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी लेयर मिलता है। साथ में अपर और लोअर जिसको हम बोलते हैं मेंटल, उसके बीच में मिलता है, यानी क्रस्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी लेयर मिलते हैं। लेकिन जो कॉमन है यानी जिसे बोलते हैं मोहरोबेसिक और साथ साथ में गुटनबर्ग, ये दो। पृथ्वी पर यदि ये बात किया जाए कि पृथ्वी में शैलें कितने प्रकार के हैं, बात अगर हम लोग शैलों की अगर हम लोग करते हैं तो पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के यहां पर शैलें पाई जाती हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण शैल हैं, तो अगर हम लोग शैलों का वर्गीकरण करें तो यहां पर हम लोग को याद रखना है कि पृथ्वी में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के शैलें मिलती है, जिनमें यदि हम लोग बात करें तो प्राथमिक शैल प्राइमरी रॉक्स, सेकेंडरी और टर्सरी रॉक्स मिलते हैं। यदि हम लोग बात करें ग्रेनाइट के बारे में, यदि हम लोग बात करते हैं गैब्रो के बारे में, ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, ये सभी प्राथमिक शैल में आ सकते हैं। यदि हम लोग लाइमस्टोन के बारे में चर्चा करें, यदि हम लोग सैंडस्टोन के बारे में चर्चा करें, ठीक है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, तो ये सेकेंडरी रॉक्स में आ जाते हैं। याद रखना है यहां पर हमें कि जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो ग्रेनाइट, आयोलाइट, पिच स्टोन और ऑबिस्टियंस, ठीक है, बासाल्ट और गैब्रो, ये सभी के सभी आ जाते हैं हमारे प्राथमिक शैल में आते हैं। ये जो शैल हैं, यह शैल कैसे होते हैं, तो ये सभी के सभी शैल जो हैं यह मोस्टली कैसे होते हैं, तो अम्लीय शैल है ये, यानी ग्रेनाइट, रायोलाइट, पीचस्टोन और ऑबिस्टियंस, ठीक है। यानी ये कैसे हैं, तो यह मोस्टली एसिडिक होते हैं। और बसाल्ट और गैब्रो कैसे हैं, तो ये बेसिक इग्नियस रॉक्स में ये मानते हैं। यानी ये सभी के सभी कैसे हैं, तो ये एग्जाम्पल माने जा सकते हैं आग्नेय शैल के बारे में, जिसको हम लोग प्राथमिक शैल बोलते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल और जिप्सम, ये सभी किस में आ सकते हैं, तो इसे हम लोग सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। यानी कि ये किस में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक में, इसे हम लोग जोड़ते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एक रॉक होता है जिससे हम लोग मेटामॉर्फोज रॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मेटामॉर्फोज रॉक का मतलब होता है कायांतरित या रूपांतरित। इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, लाइमस्टोन चेंज कर जाता है मार्बल में, सैंडस्टोन चेंज कर जाता है क्वार्ट्जाइट्स में, सिलेट चेंज कर जाता है फाइलाइट्स में, फाइलाइट चेंज कर जाता है शिस्ट में, और गैब्रो चेंज कर जाता है सर्पेंटाइन में। यानी इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो यह कुछ रॉक्स हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखना है। क्वेश्चन से पूछता है कौन रॉक्स किस में बदल जाते हैं, तो ये जो रॉक है यानी मेटामॉर्फोस, तो इसका मतलब है तीन तरह के रॉक्स होते हैं, आग्नेय शैल, दूसरे अवसादी शैल और तीसरे कायांतरित या रूपांतरित शैल। इनके नाम आपको याद रखने हैं, यहां से हमको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो कुछ प्रश्न आपको आ सकते हैं लैंडफॉर्म्स से। ये लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की जो बाहरी एजेंट हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वी शेप वैली, या फिर छिपरिका, या फिर वाटरफॉल या गॉर्ज, तो ये किनके द्वारा बनाया गया है, ये नदी के अपर्दन के द्वारा बनाए गए रॉक, ये कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो अलुवियल कॉन, अलुवियल फैन या डेल्टा, यह भी बनाए जाते हैं नदी के द्वारा। कि नदी के द्वारा ये कैसी आकृति है, ये निक्षेप क्रिया के द्वारा बनाई गई है।
इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं यू शेप वैली, सर्क, हॉर, नूनटॉक या फिर रॉश मोटनेस के जैसे बोला जाता है, ये सभी किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ऐसी भू आकृतियां मोस्टली बनाई जाती हैं हिम नदी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा मोरेन, ड्रमलिन या एस्कर्ग जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इनका निर्माण किससे होगा? यह भी होगा हिमनद के द्वारा। ये वाले आकृति क्या है? तो हिमनद के यह अपर्दन से बनाया जाता है, और ये जो आकृतियां हैं यह भी बनाई जाती हैं हिमनद के द्वारा। लेकिन यह भू आकृति कैसी है? तो यह भू आकृति निक्षेपण वाली क्रिया से बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ब्लो आउट बेसिन्स या इंजलबर्ग या मुशरूम रॉक्स या जियोगन, यार्डन या ड्राइकेंटस, ये भू आकृति किसके द्वारा बनाई गई है? पवन के द्वारा बनाई गई है। और ऐसी जितनी भी भू आकृतियां बनाई गई पवन के द्वारा, ये सभी के सभी भू आकृति क्या है? तो ये सभी अपर्दन। और यदि हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, बरखान, लोएस, बॉल्सन्स, प्लाया या बजादा, यह मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह निक्षेपण क्रिया से बनाई जाती है, यानी निक्षेप के द्वारा यह भू आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और दोनों जो भू आकृतियां हैं ये किन के द्वारा बनाई गई है? तो यह पवन के द्वारा बनाई गई। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो जैसे लैपिस, डोलाइन, युवाला, कास्ट विंडो, पोल्जे, केव्स, ये क्या है? तो कास्ट लैंडफॉर्म्स लोग बोलते हैं, यानी कास्ट भू आकृति में यह किसके द्वारा बनाई गई? तो यह कास्ट भू आकृति में घुलन क्रिया के द्वारा ऐसी भू आकृति बनाई जाती है। और ये जितनी भी भू आकृतियां हम देख रहे हैं, स्टेगलाइट या स्टेगमाइट या केव पिलर्स, यह किसके द्वारा? यह भी निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनाई गई है। और यह क्रिया किसमें होता है? तो यहां पर घोल के द्वारा इस प्रकार की रचनाएं होती हैं। विशेष करके ये फेमस कहां है? तो यह कास्ट यानी कि कास्ट प्रदेश जो यूगोस्लाविया का भाग है, उन जगहों पर यह निक्षेपण आकृतियां बनाई जाती है। और ये जो है ये कैसी है? तो ये अपर्दन आकृति है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो सागरों के किनारे सागरीय लहरों के द्वारा भी अपर्दन के द्वारा क्लिफ, कोस्टल केव्स या स्टेक के जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। और स्पीट हुक या टुम्बैलो या ऑफशोर बार्स वगैरह जो होता है, इस प्रकार की जो भू आकृतियां हैं ये निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अलावा देखो कुछ प्रश्न हम लोग से पूछे जा सकते हैं। विशेष करके आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हम लोग जब बात करते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया है। याद रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह दिया गया है किनके द्वारा? तो यह दिया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जिसके द्वारा बताया गया कि आज के समय में जो हम लोग देखते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जो विस्तार है, उनमें क्या हुआ था? तो एक शब्द का यहां पर प्रयोग किया जाता है कि पैंजिया, जिसे हम लोग कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, ये पैंजिया था। पैंजिया के टूटने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की आज के समय के महादेशों की रचना हुई। इस पैंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था, उस जलीय भाग को किस नाम से बोला गया है? तो उसे बोला वेगनर ने कि पैंथालासा उसको बोला है। इसी प्रकार से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसको बोला जाता है। तो सागर नितल प्रसरण जो है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह सिद्धांत दिया गया है जिनका नाम है हैरी हेस। तो हैरी हेस के द्वारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को दिया गया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, इन्हें देने वाले यानी कई वे स्कॉलर्स हैं, जिसमें खास अगर फेमस है तो जिसको हम लोग देखते हैं मैकेंजी हैं, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं पार्कर हैं, ये सब बड़े फेमस हैं। इनका संबंध किससे है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से है। याद रखना है यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन प्लेट कितने हैं? तो 7 बड़े प्लेट हैं और कई छोटे प्लेटों की चर्चा किया गया है। यानी प्लेट्स वो भाग हैं जिसमें हम लोग पूरा क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग को हम लोग इसमें रखते हैं। एक और चीज को याद रखना है कि जब हम लोग इन सभी के बारे में बात करते हैं, कभी कभी हम लोगों से ज्वालामुखी से संबंधित ये प्रश्न पूछे हुए हैं।
और वहां पर याद रखना है कि ज्वालामुखी के संबंध में हम लोग को याद रखना है कि कुछ ज्वालामुखी जागृत हैं, जिसमें किलायू है जो कि हवाई द्वीप यूएसए में, इसी प्रकार से मेरापी है इंडोनेशिया में, इसी पर से स्ट्राम्बोली जिससे हम लोग प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का, ठीक है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। इसी तरह से भारत में देखें तो बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार में, ये सभी के सभी कैसे ज्वालामुखी हैं, ये जागृत ज्वालामुखी में आते हैं, यानी कि ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी के सभी एक्टिव वॉल्केनो में आते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो जिसे हम लोग बोलते हैं सुसुप्त, तो सुसुप्त ज्वालामुखी की यदि बात किया जाए तो उसमें विसुवियस है इटली में, काराकोटा इंडोनेशिया में, नारगोडम जो है ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, ये सब कैसे हैं, तो ये सुसुप्त हैं। और ये जो कुछ ज्वालामुखी के हमने नाम लिखे हैं, कोहे सुल्तान ईरान का या माउंट किलिमंजारो तंजानिया का, यह ज्वालामुखी कैसे हैं, तो यह ज्वालामुखी माने जाते हैं कि यह ज्वालामुखी डेड है। अब यहां से कुछ प्रश्न जो हम लोग के वायुमंडलीय क्षेत्र से पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो कोई सीमा इसकी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और चीज हम लोग अगर थोड़ा सा याद रखें, जहां से क्वेश्चंस पूछने का चांसेस बढ़ जाता है, और वो क्या है कि यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे भूकंप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि भूकंप की घटनाएं खूब बढ़ी हैं, तो भूकंप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कहां पर हैं, तो हम लोग को याद रखना है प्रशांत महासागर के दोनों किनारे जो है वो सबसे ज्यादा भूकंप के क्षेत्र हैं। संपूर्ण भारत को जो है वो कितने भूकंपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। और यहां पर 5वें नंबर पर हिमालय और उससे संबंधित क्षेत्र, जहां पर सबसे अधिक भूकंप आने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि भूकंप का मापन किस स्केल के द्वारा होता है, तो हम लोग को याद रखना है रिक्टर स्केल पर भूकंप का मापन किया जाता है, ठीक है। मर्कली स्केल्स भी भूकंप के लिए यूज करते हैं, और ये जो मर्कली स्केल है इसका संबंध किससे है, तो डिजास्टर से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग मर्कली में देखते हैं, और रिक्टर स्केल पर हम लोग इसकी इंटेंसिटी को देखते हैं भूकंप का। अब एक और प्रश्न यहां पर अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल से भी कुछ प्रश्न हम लोग को मिल सकते हैं, और वायुमंडल से प्रश्न हमें क्या मिल सकते हैं, वायुमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न जैसे हम लोग को मिल सकते हैं कि वायुमंडल में वो कौन सा परत है जिसमें सबसे अधिक विभिन्न प्रकार की, जो आप कह सकते हैं कि क्रियाएं घटित होती हैं। तो याद रखना है कि वायुमंडल में जिस जगह पर सबसे ज्यादा वैसी क्रियाएं घटित होती है जिसका संबंध, यानी कि जैसे हम लोग देखिए बादल का बनना, जैसे हम लोग देखते हैं साइक्लोन का बनना, एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होना, फ्रंट का फॉर्मेशन होना, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि जिससे हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, तो समताप मंडल मूल रूप से क्या है कि इसके निचले भाग यूज होते हैं वायुयान के परिवहन के लिए, और समताप मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग है यानी 30 से 50 किलोमीटर तक, उसी मंडल में हम लोग को देखते हैं, तो यहां पर मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल क्यों फेमस है, क्योंकि यह सूरज से आने वाली पाराबैंगनी किरणों का यह अवशोषण करता है। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे अगर स्ट्रक्चर को देखें कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्य मंडल, या फिर जिसको हम बोलते हैं अयन मंडल, बहिर्मंडल, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा क्षोभ मंडल है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गरजता 40, दहाड़ता 50 और चीखता 60, ये कौन से, तो देखो यहां पर याद रखना है कि अगर हम लोग देखते हैं हमारे पृथ्वी पर, तो कई प्रकार के पवनें चलती हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ, कुछ पवनें जो चलती हैं जिससे हम लोग पुरवैया बोलते हैं। याद रखना है इसके डायरेक्शंस को कि ये कैसे चलता है, दक्षिण
पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर से, और ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। 30 से लेकर के 60 डिग्री तक जो पवनें चलती हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इससे हम लोग पछुआ पवन बोलते हैं। इसी प्रकार से 30 से 60 डिग्री अगर हम लोग बोले तो यहां पर भी यह पछुआ पवन चलते हैं। डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है कि ये कैसे चल रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो 90 डिग्री में यहां पर पवनें कैसे चलती हैं? तो उत्तर पूरब से इधर चल रही हैं। अगर इधर देखते हैं तो यहां पर भी क्या है? तो 90 डिग्री से इधर चलने वाले ये वाले पवने हैं। इन सभी पवनों को अगर हम लोग बोले तो इन सभी को हम लोग प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, यानी इसे हम लोग ग्रहीय पवन बोलते हैं। दिशा याद रखना है कि पवनों की दिशा कैसी है। ये जो पवन है इससे हम लोग पूर्वैया पवन बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं, जो कि 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलता है। 30 से 60 डिग्री चलने वाला ये पछुआ पवन है, जिसकी दिशा दोनों गोलार्ध में अलग अलग है। अब जब हम लोग बोलते हैं गरजता 40, दहाड़ता 50 और चीखता 60, मूल रूप से पछुआ पवन के ही जो अलग अलग अक्षांश पर गति है, उसी आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं घटित होती हैं, उन सभी क्रियाओं में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, जिससे हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से आता है और सभी का कुछ कुछ स्थानीय नाम होता है। अब अगर हम लोग देखें तो चक्रवात जो कि उष्ण चक्रवात है, इसे हम लोग भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे ही चक्रवात जब आते हैं हमारे कह सकते हो कि चीन वगैरह के क्षेत्र में, तब वहां पर उससे क्या बोलते हैं? तो यहां पर हम लोग इसे बोलते हैं टाइफून के नाम से इसे बोला जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भाग में जब इसी तरह के चक्रवात आते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इससे हम लोग विलीस के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार के यदि हम लोग अगर देखें तो जो कह सकते हो कि यूएस वगैरह के क्षेत्र में जब आते हैं, यानी कैरिबियंस में आते हैं, तो इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग वहां पर विशेष करके यदि देखें तो टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो के नाम से वहां पर इनको हम लोग जानते हैं। यस, कुछ आपको याद रखना है कि चक्रवात के क्षेत्रीय नाम अलग अलग जगहों पर किस किस नाम से जाना जाता है। ये जो चक्रवात है ये सभी के सभी उष्ण चक्रवात हैं। शीत चक्रवात जो होते हैं यह सामान्यतः टेम्परेट रीजन्स में ही यह चला करते हैं, इनको याद रखना है। अब इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। मैंने कहा जैसे कहा कि भौतिक भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो इसका सीमा बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है। लेकिन फिर भी हम लोग को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि महासागरीय विज्ञान से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा कह सकते हो कि सागरीय वेब होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराओं का आपको नाम कोशिश करना है कि उनको याद रखना है। अगर हम लोग कुछ कॉमन धारा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखो, जैसे यदि हम लोग देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें ठंडी धाराएं हैं और कौन से इसमें जो है वह गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो समुद्र विज्ञान से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उन सभी में जो सबसे कॉमन है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि जैसे कई बार पूछ दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार की महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराओं के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसको देखो याद रखना है कि जितनी भी महासागर हैं उन सभी में भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के आसपास में जितनी भी धाराएं चलती हैं, ये सभी की सभी धाराएं गर्म होंगी। इसे हम लोग विषुवतीय धारा और प्रतिविषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। जैसे इधर से इधर जा रहा है तो विषुवतीय धारा, और उल्टे दिशा में जा रहा है तो प्रतिविषुवतीय धारा, इसे हम लोग बोलते हैं। अब इनके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो अब जैसे यहां पर देखो ये कैरिबियन सी के आसपास के भाग में है। अब यहां पर क्या है? ये अटलांटिक महासागर है। अब यहां पर जो धाराएं चल रही हैं उसको हम लोग मैक्सिको करंट के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिको करंट कैसा होगा? तो गर्म करंट है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। यह कैसा धारा है? तो यह गर्म जल धारा है और यह यूरोप की तरफ चले जाते हैं, और यूरोप के जो क्षेत्र हैं वो शीतकाल में खुले रहते हैं इसी धाराओं की वजह से। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो एक है जिससे हम लोग ईस्ट ग्रीनलैंड करंट के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि इधर से चला रहा तो ठंडा है,
लेब्राडोर की धारा है, इधर से चले आ रहे हैं तो ठंडे हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक बहुत मशहूर करंट है जिसका नाम है कैनेडी धारा। और आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो भाग हम देखते हैं ये सहारा मरुस्थल का है। तो कैनेडी धारा कैसा है? ये ठंडा जल धारा माना जाता है, यानी कि ये कोल्ड करंट है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक धारा चलता है जिससे हम लोग बोलते हैं ब्राजीलियन करंट। अब इधर से आ रहा है ब्राजीलियन करंट, ये गर्म होगा। इधर से एक धारा आती है जिससे हम लोग बोलते हैं फाकलैंड करंट, इसे बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये फाकलैंड करंट किधर से आ रहा है? तो ये करंट दक्षिण से आ रहा है। ये करंट कैसा होगा? ये कोल्ड करंट होगा। इसी तरह से अगर हम लोग अफ्रीका के दक्षिण के यदि हम लोग इस भाग में देखें, यानी दक्षिण के यदि पश्चिम भाग में देखें, तो यहां पर ये वाला जो करंट है, इस करंट का क्या नाम है? तो इसे बोला जाता है बेंगुएला की धारा। और बेंगुएला करंट कैसा है? ये करंट है कोल्ड करंट है। तो अगर हम लोग देखें तो उत्तर में जो करंट है वो कैसे चलता है? वो क्लॉकवाइज। और दक्षिण भाग में जो करंट चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अटलांटिक महासागर के अलावा यदि हम लोग प्रशांत महासागर में देखते हैं तो प्रशांत महासागर में कई करंट हैं। यहां पर अगर इस करंट के बारे में बात करें तो इस करंट का नाम है क्यूरोशियो करंट। और ये क्यूरोशियो करंट कैसा है? तो यह करंट कैसा है? तो ये कोल्ड करंट है, सॉरी ये वार्म करंट है। यूरोशियो करंट कैसा है? तो ये वार्म है क्योंकि ये इधर से आ रहा है, यानी इक्वेटर से आ रहा है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर का जो करंट है इसे हम लोग ओयाशियो करंट बोलते हैं। और ये करंट कैसा है? तो ये कोल्ड करंट है। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो इसी भाग में, उत्तरी भाग में अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक करंट है जिससे हम लोग बोलते हैं अलास्का करंट। और अलास्का करंट कैसा है? तो अलास्का करंट जो है यह वार्म करंट है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर एक करंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्नियन करंट। और कैलिफोर्नियन करंट कैसा है? तो यह करंट कोल्ड करंट है। दक्षिणी यदि हम लोग प्रशांत महासागरीय भाग में देखें तो यहां पर एक करंट है जो कि बड़ा फेमस करंट है। इसे हम लोग पीरू की करंट बोलते हैं, पीरू, या इसे ही हम लोग बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। और पीरू या हम्बोल्ट करंट क्या है? तो यह कोल्ड करंट है। और यही करंट जो है यह कई बार अल्नीनो की धारा में यह परिवर्तित हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ा यहां पर देखें, यानी कि इस भाग में, तो यहां पर एक करंट हमें देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोला जाता है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा है? तो यह करंट वार्म होगा क्योंकि इधर से आ रहा है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की यदि हम लोग बात करें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा होगा? तो इधर से आ रहा है, इस वजह से यह करंट कैसा होगा? यह कोल्ड करंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे हिंद महासागर में कुछ करंट्स, यानी कि नॉर्दर्न भाग में, चूंकि हिंद महासागर गर्म महासागर माना जाता है और ये क्लोज इस माना है क्योंकि ये छोटा महासागर है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर कुछ करंट नॉर्दर्न साइड्स में, खास करके अगर हम लोग देखें, जिसे हम लोग कह सकते हैं मानसून के समय में। और एक यहां पर बड़ा फेमस करंट है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अगुलहास करंट। और ये करंट कैसा है? तो यह वार्म करंट है। तो करंट से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसको हम लोगों को याद रखना है कि करंट्स कैसे चलते हैं, किस भाग में ये चल रहे हैं और कौन से रीजन्स में इनका मूवमेंट्स हो रहा है। क्योंकि करंट से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और लगभग अगर हम लोग देखें तो अधिकांश परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से अगर रिविजन्स करें तो हम लोग को इसमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद।